अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन 1 भी इसको इस चैप्टर को नाम दिया जाता है। कम्युनिकेशन से या नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम या इससे रिलेटेड 2 चैप्टर हैं, ठीक है। तो एक को कम्युनिकेशन 1 का नाम दिया गया, दूसरे को कम्युनिकेशन 2 का नाम दिया गया। ओके, इस जो चैप्टर 24 है इसमें जो ना मोस्टली हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम या उसके साथ जो सेंसरी सिस्टम है उसको डिस्कस करना है। ये चैप्टर है, ये मेन मुद्दा इसका यही है कि हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस करना है और उसके साथ साथ जो सेंसरी सिस्टम है या जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनको डिस्कस करना है। चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है कि अगर मैं बात करूँ उसकी कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन में ये है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। अब वो जो कनेक्ट करते हैं वो कौन करते हैं? न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं, जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये है कि कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, या कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन मैं लिख रहा हूँ। देखो, बॉडी के डिफरेंट सेल के दरमियान कम्युनिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाए, होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जाए, ठीक है। ओके, अब होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना, चाहे बाहर जो कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके, कि बाहर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, जो कुछ भी हो, हमें उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी का सिस्टम कांस्टेंट रहना चाहिए। इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस से, ठीक है। अब उसके बाद होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए दो प्रॉपर वे जो मेथड है। पहली बात ये कि इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन किसके ज़रिए किया जाता है? न्यूरॉन्स के ज़रिए। अब ये जो न्यूरॉन भाई है, इस भाई का काम है आपकी पूरे बॉडी में मौजूद होता है, ठीक है। न्यूरॉन का क्या काम है? ये पूरे बॉडी में मौजूद होता है, आपके ब्रेन में भी मौजूद होता है, आपके पूरे बॉडी में भी मौजूद होता है। कोई भी चेंज हो वो उसको डिटेक्ट करके मैसेज पहुंचा देता है, ठीक है। समझ आइए कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी तब्दीली आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, यहाँ सिर्फ टच भी करो तो इसका इन्फॉर्मेशन भी आपके ब्रेन को पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये न्यूरॉन का काम है। इसका क्या काम है? ये सिग्नल प्रोवाइड करता है आपके ब्रेन को, और आपका ब्रेन फिर जो ना रिस्पॉन्स शो करता है। ओके, वो रिस्पॉन्स डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकती है, फिर सिग्नल भी भेजे जाते हैं, और हो सकता है कि जो ना आपका हाइपोथैलेमस जो ना फिर हार्मोन रिलीज़ करे, और वो हार्मोन क्या करते हैं कि जाके रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। तो वो सेकंड वही कौन से होते हैं कि वो हार्मोन्स ही होते हैं जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, हार्मोन्स। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये फास्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, मतलब डायरेक्ट फ़ौरन रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है, पता भी नहीं चलता। फास्ट रिएक्शन। और जो बेचारे हार्मोन्स होते हैं वो मरीज़ होते हैं, तो ये स्लो रिस्पॉन्स शो करते हैं, ऐसा, ठीक है, रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। तो अब इसी चैप्टर में हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? अपने न्यूरॉन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। और न्यूरॉन, आपको पता है कि इनका न्यूरॉन, कोई भी न्यूरॉन है उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि मैं यहाँ लिखने भी जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली बात तो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो कि वो एक्साइट हो, जिंदा हो, कोई आए तो जाग जाए, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन आगे भेजे। और दूसरी बात यह कि उसकी कंडक्टिविटी का ये है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाए, ठीक है, या फिर ब्रेन से वापस लेके आए, तो उसकी कंडक्शन। तो ये इस न्यूरॉन की जो ना 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले प्रॉपर्टीज़ क्या है कि वो जो ना क्या उस एक्साइटेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई यार धक्का स्टार्ट ना हो, ठीक है कि वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को आगे जाके मतलब एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट होने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को क्या करें? कंडक्ट करें। तो ये न्यूरॉन्स की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कि उस न्यूरॉन्स की 2 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी हैं? कि फर्स्ट क्या है कि वो एक्साइटेबल होना चाहिए, कैरेक्टर समझ लें या प्रॉपर्टी समझ लें कि फर्स्ट क्या है कि वो एक्साइटेबल होना चाहिए, एक्साइटेबल, ठीक है। और सेकंड क्या होना चाहिए कि वो उसकी कंडक्टिविटी कि वो इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करे।
अगर हम बात करें, ये तो था एक जनरल इन्फॉर्मेशन, आगे हमारा स्टार्ट हो जाता है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का बेसिक मतलब फंक्शन क्या है, ये तो आपको पता है कि ये है क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है न्यूरॉन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको डिस्कस, ठीक है, हम ना भी करें तो भी चल जाएगा। अब न्यूरॉन है, न्यूरॉन की हमने बात की थी कि ये पूरे बॉडी में मौजूद होते हैं, ठीक है, पूरे होल द बॉडी, और इनके 3 बेसिक फंक्शन मतलब 3 बेसिक इनकी टाइप्स होती हैं, ठीक है, होल द बॉडी और होल द बॉडी, और इसकी जो ना 3 टाइप्स होती हैं जो कि हम जिनको नाम देते हैं सेंसरी न्यूरॉन, पूरा लिख लें, सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, राइटिंग छोटी है मतलब लफ्ज़ छोटे लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। और 3rd नंबर पे है इंटर न्यूरॉन। इंटर, ये जो ये सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है, ये आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं, जो बॉडी का पार्ट है, ठीक है, सर और धड़, ये जो ना धड़ में मौजूद होते हैं। लेकिन जो आपका इंटर न्यूरॉन है वो किसमें, आपके ब्रेन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, वहाँ मौजूद होता है। अब इसमें से आपको पता है कि सेंसरी सेंस को डिटेक्ट करता है, सेंसेशन से निकला है कि कोई भी स्टिमुलस है उसको सेंस कौन करता है, आपका सेंसरी सिस्टम। और ये सेंसरी मतलब वहाँ रिसेप्टर मौजूद होते हैं, और वो रिसेप्टर इन्फॉर्मेशन को गेन करेंगे, गेन करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन के जरिए वो इन्फॉर्मेशन आपके जो आपके इंटर न्यूरॉन्स या आप समझ लें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाई जाती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन का काम होता है कि वो जो रिस्पांस शो करना है, वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसने कोई रिस्पांस तो शो करना है, या फिर वो चुप ही बैठा रहेगा, ठीक है, कोई ना कोई चुप उस वक्त होगा जब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। अगर उससे एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया तो वो रिस्पांस शो करेगा, अगर आपने थप्पड़ मारा है तो वो आपको मारेगा, उसकी आदत है, समझ लें, ठीक है, वो चुप बैठने वाला नहीं है। तो वो जो रिस्पांस शो करेगा, वो रिस्पांस किसकी फॉर्म में शो करेगा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, भेजेगा, चल भाई आप रिस्पांस जाके शो करो, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स की मदद से वो क्या करेगा, या मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को वापस लेके आती हैं, ठीक है, कि इफेक्टर की तरफ लेके आती हैं कि वो रिस्पांस शो करे, ओके। अब 3rd है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें मौजूद होते हैं, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी इंटीग्रेशन हो रही होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेक्शन है या उसको कोड करना है, वो किसका काम होता है, आपके इंटर न्यूरॉन का काम है, ओके। थोड़ा सा इनके डायग्राम भी बना लेते हैं और उसके बाद जो ना हम मज़ीद आगे इनको स्टार्ट करते हैं। ये न्यूरॉन की 3 टाइप्स हैं, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। अब हमने इंटर न्यूरॉन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये कहाँ मौजूद होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं, और ये मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन भी हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन भी हमने डिस्कस किया था, हमने बोला कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं और वहाँ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद मतलब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट समझ लें, CPU, ठीक है। तो ये वही काम करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद ये रिस्पांस शो करते हैं, ओके। अब वो रिस्पांस किसको देते हैं कि चल भाई मोटर न्यूरॉन तू जा, तू काम ये कर। तो वो जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करते हैं कि ये काम करते हैं। और उसके बाद जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसका फंक्शन हमने डिस्कस किया था, और इसका फंक्शन ये था कि ये इन्फॉर्मेशन को लेके आएगा और किसको पहुँचाएगा, इंटर न्यूरॉन को। सो ये तो था इनकी मतलब इनकी 3 टाइप्स थे। 3 टाइप्स के बाद इनके स्ट्रक्चर भी तो है ना न्यूरॉन का, कि ये इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो अभी हम उस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो उस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, डेंड्राइट, एक्सॉन और सेल बॉडी। अब डेंड्राइट का क्या काम होता है कि इसका काम भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन उसको
कोलेक्ट करना है। ओके, अब एक्सॉन का क्या काम है कि सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अब उसने जो डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, ये सारे डेंड्राइट थे, ठीक है, ये सारे डेंड्राइट थे, इन सारे मतलब आउटर जो ब्रांचेस की बात करो, सेल बॉडी के जो ऊपर ब्रांचेस दी हुई हैं, ये जो बाहर ब्रांचेस दी हुई हैं, और ये इन सब का क्या काम था कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किए। अब कलेक्ट करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन को किसकी तरफ ले जाएंगे, सेल बॉडी की तरफ लेके जाएंगे। किसकी तरफ लेके जाएंगे, सेल बॉडी, या इसको हम सोमा भी बोलते हैं, ठीक है, सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। और सेल बॉडी का काम होता है उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है, उसको क्या करना, इंटीग्रेट करना, जैसे वहाँ न्यूरॉन का काम था, इंटीग्रेशन। ओके, अब उसके बाद जो यही इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को वो मतलब एक्सॉन को दे देते हैं। ओके, अब एक्सॉन क्या होता है कि वो कैरी अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है, जो सेल बॉडी है उस सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन को दूर लेके जाते हैं। डेंड्राइट का क्या काम था, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कलेक्ट करके किसको देना, सेल बॉडी को देना। और उसके बाद सेल बॉडी ने उस इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद उसने किसको दिया, एक्सॉन को दिया। और एक्सॉन का क्या काम है, उस इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाना। अब यहाँ जो मेन चीज़ आ जाती है, ठीक है, कि हमने बोला था कि ये एक्सॉन जो है ना, एक्सॉन, ठीक है, सेल बॉडी डेंड्राइट के तो पता चल गया कि ये इस ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, इसकी ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस क्या करती हैं कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, ठीक है। अब मेन जो हमारा चीज़ है वो ये है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सॉन को फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई एक्सॉन की अगर हम बात करें तो इस एक्सॉन पे चंद स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, या फिर ऐसे बात कर लो कि ये एक एक्सॉन है, ठीक है, ये क्या है, एक्सॉन है। एक्सॉन की शीट ऐसे होती है, सिंपल सी, ठीक है, एक्सॉन की शीट ऐसे होती है। तो इस एक्सॉन के ऊपर एक शीट मौजूद होती है, जो लिपिड एनरिच होती है, ठीक है, क्या एक शीट है, लिपिड रिच होती है, उसको हम बोलते हैं मेलन शीट, ठीक है, क्या नाम देते हैं, मेलन शीट। अब भाई इसी मेलन शीट के ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लिपिड रिच मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, या शीट होती है, लिपिड रिच शीट होती है, शीट। तो उस लिपिड जो रिच शीट है उसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन बोलते हैं, माइलिन या माइलिनेटेड शीट बोलते हैं, ठीक है, माइलिन बोलते हैं। और उस माइलिन के ऊपर चंद सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जिनको हम न्यूरोलिमोसाइट भी कहते हैं, न्यूरोलिमोसाइट्स, ठीक है। अब इन न्यूरोलिमोसाइट्स का क्या जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं शेवान सेल्स। और ये तस्बीह नुमा के ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं जो ऐसे मौजूद होते हैं। ओके, मैं इससे ड्रा कर लेता हूँ कि ये ऐसे मौजूद होते हैं कि ये भाई ऐसे जो ना ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं न्यूरॉन के ऊपर, ठीक है। सो ये तो हो गया आपके क्या, शेवान सेल्स, शेवान या न्यूरोलिमोसाइट्स। अब इसी शेवान सेल्स मतलब ये तो पार्टीशन हुई ना, ये 1 2 3 ये शेवान सेल्स हैं, इनके दरमियान में स्पेस मौजूद होती है, छोटी सी स्पेस मौजूद होती है, वो नॉन माइलिनेटेड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, नॉन माइलिनेटेड स्पेस मौजूद होती है, क्या, नॉन माइली, नज़र आ रहा होगा, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड शीट मौजूद होती है। वो नॉन माइलिनेटेड शीट को हम नोड ऑफ रेनवायर भी कहते हैं, नोड ऑफ रेनवायर भी कहते हैं। नोड ऑफ रेनवायर मतलब ये, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये क्या है, मेलन शीट है, और सॉरी क्या नाम है उनका,
शिवान सेल्स हैं, शिवान सेल्स के ऊपर ऐसे जो है क्या मौजूद होते हैं, नोड ऑफ रनवेयर मौजूद होते हैं, और उनके दरमियान में ये जो स्पेसेस हैं, ये जो स्पेसेस हैं, इन स्पेसेस को हम किसका नाम देते हैं, नोड ऑफ रनवेयर। ओके, रनवेयर, ठीक है, नोड ऑफ रनवेयर। तो अब इन नोड ऑफ रनवेयर का क्या काम होता है कि अब जो इंफॉर्मेशन आती है, जो इम्पल्स आता है, वो डायरेक्ट शीट से गुजर नहीं सकता। अब उसको गुजरने के लिए जो उसका गुजरने का जो रास्ता है वो नोड ऑफ रनवेयर है, कि वो वन नोड ऑफ रनवेयर टू एन अदर, ठीक है। मतलब ये कि वो जंप लगा के आता है, यहाँ से जंप लगा के यहाँ से फिर यहाँ से फिर एटसेट्रा, ऐसे कुछ, ठीक है। अब ये जंपिंग लगा के आता है, इस जंपिंग की वजह से उसकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत, ठीक है। सिंपल सी मैं एक बात बता रहा हूँ, सिंपल सी, कि 1 सेकेंड में वो 36 मीटर, ठीक है। आगे जाके हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये जो इस नोड ऑफ रनवेयर की वजह से उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, कि 1 सेकेंड में 36 मीटर वो फासला तय करता है इसी नोड ऑफ रनवेयर की वजह से। इसी की वजह से मतलब ये सॉलिटरी इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, ठीक है। उसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ये मैंने जो 36 वाली बात की है वो इन्वर्टिब्रेट्स की बात की है, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स में उसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में छोटे होते हैं, ठीक है। ये जो मतलब एक्सॉन है ना, उसकी जो डिस्टेंसिंग है वो छोटी होती है, और इन्वर्टिब्रेट को हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं क्योंकि उनकी जो ये एक्सॉन है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होते हैं, इस वजह से कि वो इजीली स्टडी है, उनको हम किया करते हैं, ठीक है। तो ये नोड ऑफ रनवेयर, ठीक है, एंड इनका क्या काम होता है कि ये जंपिंग प्रोवाइड करते हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं सॉलिटरी इम्पल्सेस। इसी चीज़ से हमने क्या निकाला था कि ये क्या होती है, सॉलिटरी इम्पल्सेस के वो क्या करती हैं, जंप करती जाती हैं फ्रॉम वन नोड टू एन अदर नोड, जिसकी वजह से उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। और उसके अलावा हमने किसको डिस्कस किया था कि न्यूरॉन की टाइप्स कितनी है, कितनी टाइप्स थे, 3 टाइप्स थे। सेंसरी न्यूरॉन, एक और बात है, जो सेंसरी न्यूरॉन है उसको हम एक और नाम देते हैं, ठीक है, कि इनको हम एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन को हम ईफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, ईफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। और इसके अलावा सेंसरी न्यूरॉन को हम रिसेप्टर का भी नाम देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन को गेन करता है। और उसके अलावा जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर बोलते हैं, क्योंकि उसके ने रिस्पॉन्स शो करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूरॉन है उसकी टाइप्स क्या है और उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से है। स्ट्रक्चर के बाद अब हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन कम्युनिकेशन की। अब न्यूरॉन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि न्यूरॉन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कैसे होती हैं, इंटरलिंक होने के बाद किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करती हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल और जो ना हम सिनेप्सिस को डिस्कस करने जा रहे हैं। बात इतनी सी है, घुमा फिरा के पागल हो जाओगे, ठीक है। न्यूरॉन कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। न्यूरॉन कम्युनिकेशन मतलब अब कम्युनिकेशन करने के लिए कोई टर्म इस्तेमाल करते हैं, शायद आपके जहन में हो, वो है नर्व इम्पल्स का। कि नर्व इम्पल्स क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। इन्फॉर्मेशन को कौन लेके जाता है, नर्व इम्पल्स लेके जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। सिंपल सी बात है। चलो मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ कि लैंग्वेज ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ न्यूरॉन is called नर्व इम्पल्स। ओके, लेकिन अभी हम नर्व इम्पल्स को डिस्कस नहीं करने जा रहे, ठीक है, या एक्शन पोटेंशियल। नर्व इम्पल्स, इसी चीज़ को हम एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, एक्शन पोटेंशियल, या इसको और भी बहुत सारे नाम हैं न्यूरोबायोलॉजी में। अगर न्यूरोबायोलॉजी के लेक्चर्स बनाए तो इंशाल्लाह वहाँ आपको इसको इतने डिटेल से बताऊंगा, इतने डिटेल से बताऊंगा कि आप लोग बोलोगे कि हम बन चुके हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये जो नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स को हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे स्पाइक भी बोलते हैं।
जो कि हमारे बुकों में जो मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी 24 चैप्टर में इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ। हम फॉर्म एंड फंक्शन, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, या फिर जनरल हम नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये इतना डिटेल नहीं दिया हुआ, इतना डिटेल जो है ना वो सिर्फ किस में दिया हुआ था, एंडोक्रिनोलॉजी या फिर जो ना न्यूरोबायोलॉजी, ओके। उसके बाद हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स गुजरने के बाद जो ना कोई चेंजेस तो आती हैं ना, क्योंकि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन एक नॉर्मल स्टेट में है। नॉर्मल स्टेट में असल में कोई चेंजेस आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, तो तब्दीलियों से पहले कुछ कांस्टेंट होता है ना, जो चीज़ नॉर्मल होती है, उस नॉर्मल चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो कांस्टेंट होती है, जो मेंटेन होती है, उसका एक लेवल होता है, ठीक है। हम उस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कि मेम्ब्रेन क्या होता है, रेस्ट की हालत में होता है। ये इतना ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है रेस्टिंग, चाहूँ तो 2 मिनट में भी ख़त्म कर दो, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन से बता रहा हूँ आपको, ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आए। फिर जो है ना बाद में बोलते हैं नहीं मज़ा नहीं आया, वे लेक्चर ही सही नहीं था, ऐसे कि को पढ़ावा डानी अंदर सराकी में बोलते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे थे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग का मतलब होता है कि कंडीशन, ऐसा स्टेट जिसमें कोई नर्व इम्पल्स नहीं होता, ठीक है, नो नर्व इम्पल्स। इस केस में कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होता, और मेम्ब्रेन क्या होती है, पोलराइज्ड होती है, पोलराइज्ड होती है। अब पोलराइज्ड का क्या मतलब है कि उसके बाहर वाली साइड पे मोर पॉजिटिव और जो इनर वाली साइड पे मोर नेगेटिव, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ देख लें कि ये जो मेम्ब्रेन का बाहर वाला न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का जो बाहर वाला साइड है वो क्या है, मोर पॉजिटिव है, और न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन का अंदर वाला हिस्सा है वो क्या है कि वो मोर नेगेटिव है। सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, ये एक एक्सॉन है, और एक्सॉन का भी तो साइटोप्लाज्म होता है ना, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। ये जो एक्सॉन है, ये क्या बात कर रहा हूँ कि ये आपका एक्सॉन है, उस एक्सॉन का भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और उस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, ठीक है। ये एक्सोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम उसकी बात करें कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाहर वाला साइड है वो मोर पॉजिटिव होता है, और जो एक्सोप्लाज्म मतलब जो मेम्ब्रेन का इनर साइड है वो क्या होता है, मोर नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम बात कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं कि पोलराइज्ड का क्या मतलब है, कि जो उसका आउटर साइड है, आउटर पार्ट, आउटर साइड क्या होता है, मोर पॉजिटिव होता है, ठीक है, मोर पॉजिटिव होता है, और जो इसका इनर साइड है, इनर साइड वो मोर नेगेटिव होता है, मोर नेगेटिव, ओके। तो अब ये पोलैरिटी या फिर ये जो पोलराइज्ड स्टेट है वो कोई फैक्टर मेंटेन करता है ना, तो वो फर्स्ट फैक्टर तो यही एंड्स है। फर्स्ट फैक्टर क्या है, यही एंड्स है, जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को, जो मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है या जो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है वो किस वजह से, वो 2 फैक्टर की वजह से। फर्स्ट ये है कि उनके ये जो पोलराइज्ड स्टेट है, ठीक है, ये किसकी वजह से, कि पहली बात तो ये जो आयंस है, आयंस, ठीक है, इनर एंड आउटर साइड, ठीक है, इनर एंड आउटर साइड पे जो आयंस है वो मेंटेन कर रहे हैं। और जो सेकंड जो चीज़ है वो कौन मेंटेन कर रही है, वो है परमेबिलिटी, ओके। अब ये परमेबिलिटी क्या है कि वो जो मेम्ब्रेन है वो कुछ आयंस को अंदर गुजरने देती है, कुछ आयन को गुजरने नहीं देती, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। उस चीज़ की वजह से क्या होती है कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड रहती है, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस मेम्ब्रेन को मोर नेगेटिव बनाने में। तो उससे पहले जो ना हम इसके जो यूनिट है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको हम मिली वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। और किस में मेजर्ड
किस में मेजर करते हैं, मिली वोल्ट में मेजर करते हैं। और ये जो 1 मिली होता है 1 m, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, ये मीटर नहीं है, मिली वोल्ट। अच्छा डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि 1/1000 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। और इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना होता है, -70 होता है, -70 मिली वोल्ट होता है इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मतलब जो इसकी जो पोटेंशियल है मेम्ब्रेन की वो कितनी होती है, -70 मिली वोल्ट होती है। ओके, अब उसके बाद हम इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये मेंटेन कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो इसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। पहली बात तो हम बात करते हैं कि सबको पता है कि सोडियम और पोटाशियम का क्या काम होता है कि इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करना है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मौजूद होते हैं ऐसे हमें तो गिना ही नहीं है बीच में, तो वो उनको भी गिनना है ना, तो उनको भी गिन लेते हैं कि वो है क्लोराइड आयंस, क्लोरीन आयंस, क्लोराइड। और उसके साथ साथ कुछ बड़े बड़े अंकल मौजूद होते हैं। एक कश्ती का वज़न ज़्यादा हो गया था शायद, उन्होंने सोचा था हमारे पास खाली ड्रम है, तो उस ड्रम को मतलब उन्होंने फिर भी देखा कि कश्ती का वज़न ज़्यादा हो गया। फिर उन्होंने जब ड्रम को देखा तो ड्रम में एक बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ था काफ़ी ज़्यादा वज़न का। तो वो जो काफ़ी ज़्यादा वज़न वाला आदमी था उसने कश्ती का मतलब वो उसकी वजह से उसका कश्ती का काफ़ी ज़्यादा वज़न हो गया उस बंदे की वजह से। तो मतलब यहाँ भी एक ड्रम मौजूद है, उस ड्रम की वजह से क्या है कि उसकी जो पोटेंशियल है वो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है इनर साइड पे, ठीक है। और वो ड्रम कौन था, प्रोटीन थे, ठीक है। वो ड्रम क्या है, प्रोटीन है, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन का इनर साइड है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव प्रोटीन या ऑर्गेनिक एसिड मौजूद होते हैं जिसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल है वो इनर साइड पे मोर नेगेटिव है। सो अब उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले वो जो कौन से फैक्टर थे, पहले नंबर पे जो फैक्टर थे, हाँ एक उससे पहले एक और बात है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सोडियम और पोटाशियम आयंस को गुजरने देती है, परमिएबल है, ठीक है। सोडियम और पोटाशियम आयन उनको गुजरने देती है। सेकंड ईयर की बुक में भी यही लिखा हुआ था, उन्होंने वहाँ पोटाशियम की बात की हुई कि पोटाशियम परमिएबल है, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूँ यहाँ की डिफ्यूजन के जरिए क्या होता है कि वो जो ना चले जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ आयन चैनल्स भी मौजूद होते हैं, वो आयन चैनल्स का काम होता है कि वो भी आगे हम जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि उन डिफ्यूजन के ज़रिए सोडियम या पोटाशियम आयंस ये ऐसे, ठीक है, ये सोडियम या पोटाशियम आयंस ऐसे अंदर आते जाते रहते हैं, ठीक है, ऐसे अंदर जाते रहते हैं। और ये सोडियम पोटाशियम आयंस और ये बेचारा एक प्रोटीन मौजूद होता है, वही प्रोटीन, ठीक है, समझ लें। एक और प्रोटीन है उसी टाइप का। जब उसको पता चला है ये क्या हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ से लोग निकल के जा रहे हैं, फिर पकड़ता है, चल इधर आ, बढ़ाया तो बाहर जाने वाला, ठीक है। तो वो बाहर जाने वाला जो पकड़ने वाला होता है वो होता है एटीपेज पंप, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, ठीक है। अब उस सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप का इसी को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसका काम होता है कि वो सोडियम को क्या करता है कि 3 सोडियम को अंदर लेके आता है और 2 सोडियम को क्या करता है, बाहर लेके जाता है। और ये किसका काम है कि सोडियम पोटाशियम, ये उस तरीके से लिखना था बट चल कोई नहीं, ठीक है। सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप, अब इसका क्या काम होता है कि ये सोडियम, ये कंसंट्रेशन यानी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको मेंटेन करता है। अब वो किस तरीके से कि इस मेम्ब्रेन से ये मेम्ब्रेन है, यहाँ ये क्या करता है, 3 सोडियम को अंदर लेके आता है इनसाइड, ठीक है। और उसके बदले 2 पोटाशियम को ये क्या करता है, बाहर लेके जाता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है, नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि 2 पोटाशियम को क्या करता है, बाहर लेके जाता है और 3 सोडियम को क्या करता है कि अंदर लेके आता है। और इसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, हरामखोर है, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ समझ ले कि ये क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये माइक्रोबायोलॉजी में इसका अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, आप जाके देख लेना, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में इस चीज़ को डिस्कस करना है हमने, ठीक है। तो ये क्या है कि ये 2 पोटाशियम को बाहर लेके जाता है और 3 सोडियम को क्या करता है, अंदर लेके आता है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और इसके लिए एनर्जी चाहिए, एटीपेज एनर्जी ज़रूरत होती है, सॉरी एटीपेज नहीं, एटीपी एनर्जी ज़रूरत होती है। सो अब सोडियम पोटाशियम पंप का क्या काम होता है कि ये इस मेम्ब्रेन की पोटेंशियल को मेंटेन करता है, ठीक है। अब किस तरीके से मेंटेन करता है हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट जो सेकंड है वो ये है कि इसमें जो ना अगर हम बात करें सोडियम पोटाशियम चैनल्स मौजूद होते हैं,
मैं अब ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिखता हूँ, टाइम बच जाएगा। ठीक है, सोडियम पोटाशियम जो ना आयन चैनल्स मौजूद होते हैं। अब वो उन आयन चैनल्स के ज़रिए ये बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है, जो अंदर वाले साइड है मेम्ब्रेन की वो मोर नेगेटिव हो जाती है। किस वजह से हो रही है? क्योंकि जो सोडियम थे या पोटाशियम थे वो आयन चैनल्स के ज़रिए बाहर निकल के जा रहे हैं, तो इस वजह से अंदर क्या हो रही है? मोर नेगेटिव हो रही है। और इसी तरीके से इसी सोडियम पोटाशियम आयन चैनल, या सिर्फ आप आयन चैनल्स की बात कर लो, मैं इनको स्पेसिफाई नहीं कर रहा आयन चैनल्स को। ठीक है, डिफरेंट आयन चैनल्स होते हैं, मैं उनको स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आयन चैनल्स होती हैं। उन आयन चैनल्स की वजह से क्या होता है कि जो सोडियम है या पोटाशियम है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और उसके अलावा आयन, उसी आयन चैनल से तो मतलब वो भी बैठे होते हैं जो हमने बात की थी, प्रोटीन या फिर क्लोरीन। ठीक है, वो बेचारे नहीं निकल सकते वहाँ से, वो अंदर फंस जाते हैं, और ये क्या होता है? नेगेटिव आयंस होते हैं। तो इस की वजह से मेम्ब्रेन का जो इनर साइड है वो क्या होता है? मोर नेगेटिव होता है। ठीक है, इनर साइड क्या होता है? मोर नेगेटिव होता है। किसकी वजह से? वो नेगेटिव आयंस की वजह से, या जो चार्ज पार्टिकल्स होती हैं। ठीक है, नेगेटिव आयंस मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, अब यही चीज़, ये चीज़ है, ये यहाँ आके देख लो। ठीक है, कि भाई ये देखो, ये आयन चैनल्स हैं, इन आयन चैनल्स के जरिए होता है सोडियम या पोटाशियम बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन की जो इनर साइड है वो क्या होती है? मोर नेगेटिव होती है। अब एक होता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये चीज़ नई होगी शायद आपके लिए। ठीक है, अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक पोटाशियम के लिए स्पेसिफिक होंगे, जो सोडियम है उसके लिए स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, आगे जब जाके हम एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, तब ये जो वोल्टेज गेटेड है, सोडियम वोल्टेज गेटेड, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड, ये आगे जाके इनको हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। ठीक है, कि इन वोल्टेज गेटेड का क्या काम होता है, कि ये सोडियम को अंदर लेके आते हैं और पोटाशियम को बाहर लेके जाते हैं, लेकिन ये वोल्टेज गेटेड के जरिए होता है एक्शन पोटेंशियल के दौरान। नहीं तो नॉर्मल अगर हम बात करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो वो वहां कौन इन्वॉल्व होता है? सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप मौजूद होते हैं, उनकी वजह से मेम्ब्रेन की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होती है? मेंटेन होती है। किसकी वजह से? कि ये एटीपेज पंप है, इसकी वजह से मेंटेन होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। लेकिन जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वही क्या करते हैं कि सोडियम को अंदर लेके आते हैं और उसके बाद वो बंद हो जाते हैं। फिर जो ना क्या होता है कि पोटाशियम खुलता है, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड वो ओपन होते हैं और पोटाशियम बाहर चला जाता है। ठीक है, ये किस केस में है? एक्शन पोटेंशियल में। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन डायग्राम को दोबारा देख लो कि ये क्या है? मेम्ब्रेन का जो आउटर वाली साइड है वो मोर पॉजिटिव है, और इनर वाली साइड क्या है? जो ना मोर नेगेटिव है। ठीक है, इस वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होता है। और उसके बाद जो ना हमने यहाँ डिस्कस किया था कि ये बाय सोडियम है, ये पोटाशियम है, और सेंटर में क्लोरीन और नेगेटिव प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और उनकी वजह से क्या होता है कि इनर साइड क्या होती है कि मोर नेगेटिव होती है। और उसकी वजह यह है कि जो पोटाशियम आयंस हैं वो बाहर चली जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं, और सोडियम भी अंदर मौजूद होते हैं। ये बात नहीं है कि पोटाशियम अंदर है, सिर्फ पोटाशियम अंदर है, सोडियम भी अंदर होते हैं। ठीक है, कि सोडियम भी अंदर मौजूद होते हैं, सोडियम भी अंदर मौजूद होते हैं, और वो क्या होते हैं कि डिफ्यूज हो जाते हैं या आयन चैनल्स के जरिए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और थर्ड में हमने बात की थी कि जो क्लोरीन आयंस या नेगेटिव आयंस, नेगेटिव प्रोटीन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? मेम्ब्रेन की जो इनर साइड है वो क्या होती है? मोर नेगेटिव होती है। और थर्ड में हमने बात की थी कि आयन चैनल्स मौजूद होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, वोल्टेज गेटेड चैनल्स मौजूद होती हैं, और एटीपेज पंप मौजूद होती है सोडियम पोटाशियम की, जो इस मेम्ब्रेन को क्या करती है? मोर नेगेटिव करती है। ठीक है, तो अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्शन पोटेंशियल या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये वीडियो दूसरी दफ़ा बन रही है एक्शन पोटेंशियल वाली, क्योंकि माइक का थोड़ा सा इशू हो गया था, दुआ मांगे इस बार इशू ना हो। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो ग्रेडेड एक्शन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा था, वो आपको समझा दूं, फिर जो ना हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो ग्रेडेड पोटेंशियल एक ऐसी पोटेंशियल होती है जिसकी जो लेंथ है, उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, ग्रेड पोटेंशियल
ये ऐसी पोटेंशियल होती है जिसकी जो लेंथ है, लेंथ वो वेरी होती है, उसकी जो ठीक है लेंथ समझ लें या उसकी जो एम्पलीट्यूड समझ लें, एम्पलीट्यूड ठीक है, वो क्या करती है कि वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, उसकी एम्पलीट्यूड चेंज होती रहती है, उसकी जो लेंथ है वो वेरी होती रहती है, या फिर आप समझ लें कि जो स्ट्रेंथ है वो चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती। ठीक है, और उसके अलावा मज़ीद मैं बात करूँ तो ये ग्रेडेड पोटेंशियल है, ये किसकी वजह से, या डीपोलराइजेशन की वजह से, डीपोलराइजेशन ठीक है, या फिर अगर हम बात कर लें किसकी कि जो ना ये किसकी वजह से होता है, हाइपरपोलराइजेशन की वजह से होता है, हाइपरपोलराइजेशन। ये चीज़ आगे मैं आपको डिटेल से इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के बारे में। ठीक है, ये तो था हमारा ग्रेडेड पोटेंशियल। अब हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, अपनी जो मेन मुद्दा, मेन टॉपिक है वो क्या है, एक्शन पोटेंशियल। ये जो ग्रेड पोटेंशियल था ये आपका जो चैप्टर 24 है उसमें 5th एडिशन में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन जो 10th एडिशन है मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी की, तो वहाँ ये दिया हुआ है। ओके, अब हमारा जो मेन मुद्दा वो क्या है, एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन पोटेंशियल है क्या? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। अब वो ये इस तरीके से कि ये जो आयंस हैं, ये क्या होती हैं कि इनकी जो पोजीशन है, या मेम्ब्रेन इनसाइड द मेम्ब्रेन या आउटसाइड द मेम्ब्रेन, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, और यही जो वेव है ये पूरी मेम्ब्रेन को जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आयंस हैं, ये क्या होती हैं कि अंदर ये बाहर आती जाती हैं। ठीक है, पोटाशियम बाहर जाएगी, सोडियम अंदर आएगा, तो ये चीज़ है ये होल द मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसमिशन होती है इसकी। इस चीज़ को हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स या फिर एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो मतलब आयंस की चेंजेस होती हैं, और वो चेंजेस पूरे मेम्ब्रेन के जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन की लेंथ में होती हैं, या एक्सॉन है एक्सॉन की लेंथ में होती हैं। ठीक है, तो ये था उसका डेफिनेशन है क्या कि द ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। जब वीडियो बंदा दूसरी बार बनाता है तो इतना मज़े की नहीं बनती। ठीक है, चेंजेस अलोंग द लेंथ ऑफ, उसकी वजह यह है कि एक दफ़ा फुल पोटेंशियल, फुल एनर्जी के साथ एक दफ़ा वीडियो बन चुकी हो, दोबारा वो जरूर से बनानी पड़े तो बहुत बुरा लगता है। अलोंग द लेंथ ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। ओके, ये बात समझ में आ गई कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होती हैं ये क्या होती हैं कि मेम्ब्रेन की लेंथ के साथ चेंज होती जाती हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, ये तो बात ठीक है कि भाई हमें पता चल गया कि एक्शन पोटेंशियल है क्या, कि इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं उनमें तब्दीली होती है, और यही पूरी मेम्ब्रेन के साथ होता रहता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म किस तरीके से है, प्रोसीजर किस तरीके से है कि भाई ये होता कैसे है, स्टार्ट कैसे होता है, वो एक स्टेमुलस की वजह से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसको क्या चाहिए भाई, एक स्टेमुलस चाहिए। क्या चाहिए उसको, स्टेमुलस चाहिए। अब स्टेमुलस क्या है, एनी एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल केमिकल फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्या अगर हमारे बॉडी पर उसका कोई इफेक्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमुलस बोलते हैं। अब वो जो स्टेमुलस होता है, लेकिन हमें स्टेमुलस नहीं चाहिए, हमें चाहिए थ्रेशोल्ड स्टेमुलस। ठीक है, थ्रेशोल्ड स्टेमुलस हमें कौन सा चाहिए, थ्रेशोल्ड स्टेमुलस। अब थ्रेशोल्ड स्टेमुलस ऐसा स्टेमुलस है भाई जिसकी वजह से हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट हो सके। कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी एनर्जी उस स्टेमुलस में होनी चाहिए जो हमारे किसको, इस पोटेंशियल को, या जो ये जो एक्शन पोटेंशियल है उसको जनरेट कर सके, नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सके। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड क्या होता है कि द मिनिमम स्टेमुलस, द एटलीस्ट स्टेमुलस विच कैन जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड स्टेमुलस कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर। अब थ्रेशोल्ड स्टेमुलस आ गई भाई। फॉर एग्जांपल भाई ये देखें कि ये मेरा अंगूठा है। ठीक है, अब उंगली है। ठीक है, तो इस पे मैंने ऐसे वो की है। ठीक है, अब पेंटिंग से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर कोई इसकी जगह कोई और चीज़ होती, ठीक है, नुकीला, तो वो फिर पता चलता मुझे।
तो जैसे ये मतलब पिंच हो रहा है इस पॉइंट पर अब स्टिमुलस तो पता चल गया कि भाई इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में पहुंच गया कि यहाँ कुछ आया है, ठीक। अब इस जगह पे ये जो हमारे यहाँ न्यूरॉन तो मौजूद है ना, इस जगह पे भी सेंसरी न्यूरॉन, तो वो सेंसरी न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन पे क्या मौजूद होते हैं, हमारे आयन चैनल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई ये वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, इस जगह पे मेम्ब्रेन मौजूद है। अब इस मेम्ब्रेन में आयन चैनल्स तो मौजूद होती हैं, आयन चैनल्स तो मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ किया था पिंचिंग, ठीक है, ये वो जगह थी, मैंने यहाँ किया पेंचिंग। अब इस पेंचिंग की जगह पे भाई यहाँ तो आयन चैनल्स भी तो मौजूद, आयन क्या होते हैं कि आयन चैनल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पेंचिंग होगी इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जो समझ लें, ठीक है, इस पॉइंट पे, तब क्या होगी, जो सोडियम आयन्स होती हैं वो अंदर घुसती हैं, ठीक है। जैसे ही सोडियम आयन अंदर घुसेंगी उसकी वजह से सोडियम आयन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे इंक्रीज होगी तो मतलब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है, मेम्ब्रेन क्या हो रही है, डीपोलराइज हो रही है। जैसे डीपोलराइजेशन होती है तो धड़ाधड़ सोडियम आयन अंदर घुसेंगे, और वो भी किस आयन चैनल के जरिए, वोल्टेज गेटेड चैनल्स के जरिए, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब चैनल्स होती हैं कौन सी, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है। अब वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होती हैं, आयन चैनल्स क्या होती हैं, स्पेसिफिक आयन चैनल्स होती हैं, जो कि किसके लिए होती हैं, डिफरेंट आयन्स के लिए डिफरेंट होती हैं। सोडियम का अलग, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। अब जो सोडियम वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है उसके जरिए क्या होंगे, सोडियम धड़ाधड़ अंदर घुसेंगे। जैसे ही अंदर घुसेंगे, पहले क्या हुआ भाई, जीरो पे था हमारा मेम्ब्रेन, रेस्ट की हालत में था, फिर क्या हुआ, जैसे थोड़ा सा उसमें मतलब पेंचिंग हुई, सोडियम आयन अंदर घुसे। जैसे ही सोडियम आयन अंदर घुसे तो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, मतलब उसमें सोडियम आयन अंदर घुसे, ठीक है। तो अंदर क्या हुआ, मोर पॉजिटिव होने लगा बनिस्बत किसके, मोर नेगेटिव के, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक ऐसा पॉइंट आया जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, मतलब उस स्टिमुलस की इतनी स्ट्रेंथ हो गई थी कि वो क्या करे, एक एक्शन पोटेंशियल या एक नर्व इंपल्स क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, ठीक है। जैसे मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्रिएट हुआ, मतलब ये कि उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई कि वो अब एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स जनरेट कर रहा है। जैसे ही उसकी पावर बढ़ेगी, परमेबिलिटी, क्योंकि सोडियम आयन घुसता जाता है, इतना ज़्यादा घुसता जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कितना अंदर सोडियम अंदर चला जाता है, 0 मिलीवोल्ट से भी अब तकरीबन 30 to 40 मिली वोल्ट जो सोडियम आयन है या अंदर पॉजिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी तो डिपोलराइजेशन तो उसकी जो पीक है वो तो हाई होती जाएगी, क्योंकि इसका ताल्लुक है सोडियम आयन से। जैसे सोडियम आयन अंदर घुसते जाएंगे उतनी ज़्यादा मेम्ब्रेन की जो पीक है वो क्या होती है, हाई होती जाती है। मेम्ब्रेन की नहीं, मतलब ये जो पीक है डिपोलराइजेशन की वो हाई होती जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई होगी, एक लिमिट होगी, और लिमिट होगी उस लिमिट पे, ठीक है। मतलब उस लिमिट 30 या 40 मिलियन कैलोरी हो सकती है या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे फिर क्या होगी, मतलब पीक है उस ख़त्म। अब उसके बाद फिर क्या होगी, जितना सोडियम ने अंदर घुसना था भाई घुस गए। उसके बाद फिर क्या होगा कि पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होती हैं, ठीक है। पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, भाई ये वो आपकी मेम्ब्रेन है, भाई ये वो आपकी मेम्ब्रेन है जिसके इनर साइड पे क्या थे, पोटाशियम थे, ठीक है। ऐसे ना इनर साइड पे क्या थे, पोटाशियम थे, लेकिन हमने क्या किया, स्टिमुलस प्रोवाइड की। स्टिमुलस प्रोवाइड होने की वजह से कौन घुसा है अंदर, सोडियम आयन घुसा है, बहुत ज़्यादा सोडियम आयन घुसा है, ठीक है। अब उस सोडियम आयन की वजह से हमारी तो डिपोलराइजेशन, भाई डिपोलराइजेशन का स्टेप कंप्लीट हो गया कि जितना सोडियम आयन ने अंदर आना था आ गए। अब फिर क्या होते हैं कि जो पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, पोटाशियम, अब पहले मैंने बात की थी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स की, वो किसके थे, सोडियम के थे। अब मैं बात कर रहा हूँ पोटाशियम के, पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, शायद यहाँ नज़र ना आ रहा हो आप लोगों को तो नाम सुन लो कि पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होती हैं। उनसे क्या होता है, फिर सोडियम रश होते हैं आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन के, पोटाशियम रश आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे पोटाशियम आयन बाहर निकलेंगी तब मेम्ब्रेन का जो इनर साइड होगा वो नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे पोटाशियम आयन्स बाहर जाएंगे जो अंदर पॉजिटिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है, और इस चीज़ को हम कहते हैं रिपोलराइजेशन, ओके।
बात समझ में आई है? डीपोलराइजेशन किसकी वजह से ये हुई है? सोडियम आयंस की वजह से, कि सोडियम आयंस है। रिपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रही है? पोटेशियम आयंस की वजह से, कि पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे एक और बात है कि जैसे मतलब पोटेशियम सोडियम की पीक हाई हो जाएगी तो सोडियम गेटेड चैनल्स बंद हो जाएंगे, फिर कौन होंगे? पोटेशियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे और उससे क्या होगी? पोटेशियम आयन बाहर चले जाएंगे। सो अब इतने ज़्यादा पोटेशियम आयंस बाहर चले जाते हैं कि उसका ब्रेक ही फेल हो जाता है। तो ब्रेक फेल हो जाता है तो वो मोर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। मोर नेगेटिव होता है तब क्या होता है उस केस में, इस चीज़ को ऐसे हम तो हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। तो इस केस में जो सोडियम गेटेड चैनल्स होती हैं वो थोड़ा सा ओपन हो जाती हैं। जैसे थोड़ा सा ओपन हो जाती हैं तो ये मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। मोर पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब वैसे इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहते हैं। और हाइपर पोलराइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा पोटेशियम बाहर चले गए थे तो थोड़ा सा सोडियम और आ रहे हैं। ये आपकी बुक में मिला रहे हैं, हाइड्रोलॉजी में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये लिखा हुआ है न्यूरोबायोलॉजी की उन बुक्स में, तो मैंने वहाँ से ये चीज़ कॉपी की है, ठीक है। तो मैंने बताया, हमने तो बोला कि भाई पोटेशियम ज़्यादा निकल गया, तो फिर वो उसको कौन सब वो फैक्टर है जिसकी वजह से दोबारा ये ठीक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है कि मेम्ब्रेन मतलब ये भाई पीक कम हो गई, ठीक है। मतलब पोटेशियम आयंस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, तो कम तो हो गया भाई, अब उसको मेंटेन तो करना है, लेवल तो करना है। तो उसके लिए वो वोल्टेज सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होगी तो थोड़ा सा सोडियम आ जाएगा, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो जाएगी अगेन। तो वो एक नए कंडीशन के लिए बाद में रेडी हो जाएगी। नए कंडीशन से रेडी होने से, न्यू कंडीशन में मतलब न्यू नर्व इम्पल्स जनरेट करने से पहले, तो वो तो इस हाइपरपोलराइज्ड स्टेट में होता है। जब वो हाइपरपोलराइज्ड स्टेट या फिर जो रिफ्रैक्टरी पीरियड स्टेट है, इसी चीज़ को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड भी। तो इस केस में कोई भाई नर्व इम्पल्स दूसरा जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन खुद को रिपोलराइज कर रहा हो, मतलब उस खुद को पोलराइज स्टेट में लाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने जो उसकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन हो रही होती है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हो रही होती है, इस दौरान कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, चाहे कोई ज़मीन आसमान ही एक क्यों ना कर दे, ठीक है। तो अब जैसे ही आपकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब एक नॉर्मल हो जाएगी, तब भाई आपका मेम्ब्रेन, ये जो न्यूरॉन है वो रेडी है न्यू नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए। सो अगर हम बात करें भाई, ये जो नर्व इम्पल्स की पीक है या इसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? पहली बात तो ये एक्सॉन की लेंथ पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एक्सॉन की लेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? इसकी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। उतनी ज़्यादा मतलब नर्व इम्पल्स की या इसकी जो स्पीड है वो उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब मैं बात करता हूँ कि जो स्क्वेड्स होते हैं, स्क्वेड, ठीक है। अब ये इन्वर्टिब्रेट है। अब इसमें जो एक्सॉन की लेंथ है वो 1 mm है। और इसी तरीके से जो अगर मैं बात करूँ किसकी, कि वर्टिब्रेट्स की बात कर रहा हूँ, तो वर्टिब्रेट्स में कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर होता है, 10 माइक्रोमीटर होता है। तो अब इसलिए इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ जो एक्सॉन की या जो आपके नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ कम है तो मतलब कम ही होगा, उसकी जो लेंथ कम है तभी कम होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ चंद फिशेस की, उसके बाद मैं बात करूँ चंद फिशेस की, ठीक है। तो फिश या फिर बात करता हूँ मैं किसकी? एम्फीबियंस की। तो उसमें कितना होता है भाई? लेंथ ही होती हैं, और ये 50 मतलब माइक्रोमीटर तक उनकी एक्सॉन की लेंथ होती है। और ये अब ये जो इनकी लेंथ है वो ब्रेन से स्पाइनल कार्ड से बाय स्केलेटल मसल तक जाता है, और ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि उनकी मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं और गए, मतलब अपने जो प्रेडेटर है उससे एस्केप हो गए। और इसी तरीके से स्क्वाड है भाई, स्टिमुलस आया, न्यूरॉन ने क्या किया कि उसको पहुंचाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया। उसके बाद इंफॉर्मेशन दोबारा किसके? इनके मेंटल मसल्स तक आई। मेंटल मसल्स ने फिर क्या करना था भाई? मैक्सिमम उन्होंने कंट्रैक्शन शो की। जैसे मैक्सिमम कंट्रैक्शन शो की, जो वाटर था वो बाहर निकला, मतलब उसमें क्या हुई? जेटिंग परपुलेशन वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि उसके ज़रिए वाटर बाहर निकलता, और जैसे मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है कि वो जो ना प्रेडेटर से एक ही झटके में क्या होता है? एस्केप होके भाग जाता है, ठीक है। तो अब ये तो थी भाई एक्सॉन की लेंथ पे। और दूसरी बात हम कर रहे हैं कि जो उसकी क्या नाम है, मेलिनेटेड शीट की बात कर रहे थे। जितनी ज़्यादा मेलिनेटेड शीट होंगी वो उससे भी क्या होगा कि उसकी जो स्पीड है वो तेज़ होगी, क्योंकि जो एक्सॉन है, ये जो स्टिमुलस है वो नोड टू नोड मूव करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे भाई, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा शायद हो जाएगा, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ समझने की कोशिश करो कि भाई ये है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब जो नर्व इम्पल्स है भाई वो तो ऐसे जाएगी ना, ऐसे,
ठीक है। अब जितने ज़्यादा होंगे ये, उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती जाएगी। जितने ज़्यादा मेलिनेटेड मतलब सेल्स मौजूद होंगे, जो हमारे शेवान सेल्स हैं उनसे जंप करके जाएगी ना, नोड टू नोड जाएगी, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मतलब उसकी लेंथ होगी, जितने ज़्यादा मेलिनेटेड शीट होगी, वो उसकी स्पीड को उतना ज़्यादा तेज़ करेगी। तो ये था हमारा एक्शन पोटेंशियल। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिनेप्सिस। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वो है एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन, कि एक्शन पोटेंशियल किस तरह से ट्रांसमिट होती है। सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, सिनेप्सिस को हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब ये कि दो न्यूरॉन है, उन दोनों न्यूरॉन के दरमियान में इंफॉर्मेशन या नर्व इम्पल्स किस तरीके से गुजर रही है, इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले चलो सिनेप्सिस की डेफिनेशन कर लेते हैं, या फिर ऐसे समझ लें कि जो एक्सॉन है, एक्सॉन की जो टर्मिनल होती है, एक्सॉन की टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, एंड बल्ब भी कहते हैं। इस चीज़ को उधर दिखा देता हूँ, एंड बल्ब। अब इसका देखें यहाँ, ये जो आपका एक्सॉन है, एक्सॉन का टर्मिनल है, उसके ऊपर ये बल्ब मौजूद है, बल्ब, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंड बल्ब कहते हैं। अब यही एंड वाले जो बल्ब्स होते हैं, ये किसके साथ कनेक्ट होंगे? हो सकता है कि जो अगला न्यूरॉन है, नेक्स्ट न्यूरॉन है, उसकी डेंड्राइट के साथ कनेक्ट हो सकता है कि ये इफेक्टर के साथ कनेक्ट हो। अब इफेक्टर्स कौन है, आपको पता है कि वो मसल्स या फिर ग्लैंड हो सकती हैं। ओके, क्या हो सकती हैं? मसल्स या फिर ग्लैंड्स हो सकती हैं वो इफेक्टर्स। और एक और बात मैं पीछे भूल गया था कि ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो तमाम मेम्ब्रेन्स में मौजूद होती है, ठीक है। अभी मुझे याद आ रहा है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो तमाम मेम्ब्रेन में मौजूद होती है, और वो जो किस में चेंज होती रहती है, वो सिर्फ मसल्स और जो आपके नर्व सेल्स हैं वहाँ क्या होती है, वो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज होती है, फिर रिसाइकल होती है, फिर चेंज होती है, फिर रिसाइकल होती है। किस लिए? कि नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि एंड बल्ब है, एंड बल्ब किसके साथ उसकी कनेक्शन होती है, किसके साथ वो कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है, ठीक है। किसके साथ कनेक्ट होता है? वो डेंड्राइट के साथ कनेक्ट होता है और इफेक्टर्स के साथ कनेक्ट होता है। और इफेक्टर्स आपका कौन है? मसल्स है या फिर ग्लैंड है, ठीक है। ये यहाँ मैंने जो बनाया कि ये एक एक्सॉन है और ये एक मतलब न्यूरॉन है, ये एक और न्यूरॉन है, ठीक है। ये क्या है? ये वन न्यूरॉन, ये क्या है? टू न्यूरॉन, ठीक है, सेकेंड न्यूरॉन। तो अब ये जो एक्सॉन का टर्मिनल है एंड बल्ब, ठीक है, वो किसके साथ? डेंड्राइट के साथ कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि डेंड्राइट का ही काम है कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर सेल बॉडी को देता है, सेल बॉडी फिर नेक्स्ट एक्सॉन को, फिर ठीक है वो जो नेक्स्ट एक्सॉन है उसकी जो एंड बल्ब होगी वो एक और डेंड्राइट को देगी। तो इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो पास होती रहती है, ठीक है। अब ये जो एंड बल्ब है, ये जब दूसरे डेंड्राइट के साथ कंटैक्ट करता है, ठीक है, यही फॉर एग्जांपल ये समझ लें कि ये उसका एंड बल्ब है, ये एक दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। अब इनके दरमियान में कनेक्शन बनता है, ठीक है, कनेक्शन बनता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। कि कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन या जंक्शन, ठीक है, कनेक्शन या फिर जंक्शन between two neurons, या फिर आप सिंपली बात कर लो कि एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ एन अदर न्यूरॉन। या फिर आप बात कर सकते हो कि उनकी जो मैंने बात की थी कि इफेक्टर्स की बात कर सकते हो, ठीक है, डेंड्राइट ऑफ एन अदर न्यूरॉन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और ठीक है, और इनमें जो स्पेस होता है, ठीक है, उनमें जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम,
इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक गैप कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक गैप या सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई है कि ये आपका सिनेप्सिस में जो मेन थ्योरी वाली पार्ट थी वो यही है, आगे उसकी ट्रांसमिशन है, ठीक है। लेकिन जो सिनेप्स है, सिनेप्सिस की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। सिनेप्सिस की कितनी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस, टू टाइप्स ऑफ सिनेप्सिस। सिनेप्सिस की टू टाइप्स होती हैं। अब जो फर्स्ट टाइप है वो है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। अब जो सेकंड है वो है केमिकल सिनेप्सिस, केमिकल सिनेप्सिस। सो ये एक साइड पे आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है और दूसरी साइड पे आपका क्या है, केमिकल सिनेप्सिस। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, केमिकल सिनेप्सिस। तो केमिकल इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में क्या होता है कि डायरेक्ट नर्व इंपल्स होता है, इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्सेस आती हैं, वो डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट गुजर जाती हैं, ठीक है। ये क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अब इनके दरमियान में गुजर तो जाता है भाई, ठीक है, नर्व इंपल्स गुजर जाता है, हमने मान लिया, लेकिन कोई जगह तो होगी, कोई चीज़ तो होगी जहाँ से गुजरेगी। तो वो जो जगह या चीज़ मौजूद है उसको हम कहते हैं गैप जंक्शंस, ठीक है। किसका नाम देते हैं, गैप जंक्शंस या सिनेप्टिक गैप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। गैप जंक्शंस, गैप जंक्शन, बाकी समझ लो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गैप जंक्शन से यही जो नर्व इंपल्स है वो क्या होती है, डायरेक्ट गुजर जाती है, ऐसे डायरेक्ट गुजर जाती है। अब मैं ये नहीं डिस्कस करने जा रहा कि ये गैप जंक्शन है ये किसकी बनी होती है, चलो बता देता हूँ, ठीक है, कि ये जो ना कोनेक्सिन प्रोटीन की बनी होती है। देयर आर अबाउट 20 टाइप्स ऑफ कोनेक्सिन प्रोटीन और कोनेक्सिन, ठीक है, उनमें से हाफ ऑफ देम जो ना कि इसमें मौजूद होते हैं, ब्रेन में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब जो 6 कोनेक्सिन है वो आपस में मिलके एक कनेक्सॉन बना देते हैं, कनेक्सॉन। अब 2 कनेक्सॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक गैप जंक्शन बनाते हैं। और उसकी जो ये आपके लिए ज़्यादा इतने ज़रूरी नहीं था तो इस वजह से मैंने उसे लिखा नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ों में आपको बता दिए, ठीक है। कि अगर लिखना चाहें तो आप मेरे अल्फाज को जो मैंने वो बोला है उससे आप रिपीट करके, रिवाइज करके, इसको वीडियो को पीछे करके उन्हें लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्या है कि ये जो ना 3 नैनोमीटर इसका जो साइज़ है गैप जंक्शन का, मतलब अब भाई ये जो दो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक है, इनके दरमियान में ये कोई जंक्शन तो होगी, उसकी स्पेस कितनी है, तो वो स्पेस कितनी है, 3 नैनोमीटर है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ इधर भी बता दो कि सिनेप्टिक लेफ्ट की अगर हम डिस्टेंस की बात करें, गैप की बात करें, तो उधर कितना है, 20 to 50 नैनोमीटर है, लेकिन यहाँ कितना 3 नैनोमीटर है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आपका ये गैप जंक्शन है उसका जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर से 2 नैनो। तो ये इस तरीके से 1 to 2 नैनोमीटर क्या होता है कि उसका जो स्पेस है या डायामीटर है उसका गैप जंक्शन का इतना होता है, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या जो आयंस है वो भी इजीली गुजर जाती हैं, ठीक है। आयंस गुजर जाएंगे, डीपोलराइजेशन होगी, तो वो क्या होगा कि जो नर्व इंपल्स है वो क्या होगा, वो गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका गैप इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और इसके अलावा मेरी वीडियो इस पर भी बनी हुई है, पहले से बनी हुई है न्यूरोबायोलॉजी में, तो मैंने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। और ऊपर से आइकॉन जो आई बटन है उसमें जो ना मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है केमिकल सिनेप्सिस। केमिकल सिनेप्सिस में क्या होता है कि जो न्यूरॉन है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, ठीक है, सॉरी न्यूरॉन है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो केमिकल्स होती हैं। वो उन केमिकल्स की मदद से क्या होता है कि नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन होती है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है भाई, ये नर्व इंपल्स आया है, ठीक है। अब ये नर्व इंपल्स जैसे ही आया है, ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद थे, न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद थे। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ कि वो जो ना आए, इसकी जो पोस्ट सिनेप्टिक की मेम्ब्रेन है, जो बल्ब है, ठीक है, इसकी पोस्ट सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन के साथ आके उन्होंने एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए मतलब वो फ्यूज़ हुए, पहले फ्यूज़ होने के बाद क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हुए। ठीक है, कि ये जो भाई न्यूरोट्रांसमीटर थे वो यहाँ आए और जो फ्यूज़ हुए प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, और फ्यूज़ होने के बाद उन्होंने क्या सेक्रेट किए, न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट किए। ठीक है, अब उनको सेक्रेट करने के बाद फिर क्या हुआ, ठीक है भाई, यहाँ आयंस मौजूद थे, भाई यहाँ आयंस मौजूद थे। ठीक है, आयंस मौजूद थे। अब वो पॉजिटिव आयंस क्या हुए, अंदर आए। जैसे ही वो अंदर आए मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन हुई। अब डीपोलराइजेशन के बाद उसके जो सिस्टम थे, वो जो रिसेप्टर थे वो एक्टिवेट हो गए। अब वो उन रिसेप्टर्स ने क्या किया कि उन न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट किया। जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करेंगे तब क्या होगा कि जो नर्व इम्पल्स है वो कंडक्ट होगी, मतलब उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। वो एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स फिर क्या होगा, आगे फर्दर मूव करेगा। ठीक है, समझ आ गई है। जैसे नर्व इम्पल्स आया है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुए, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुए, फ्यूज होने के बाद उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए। रिलीज करने के बाद फिर क्या हुआ कि जो चंद पॉजिटिव आयंस मौजूद थे, क्योंकि आयन चैनल्स मौजूद होते हैं, तो उनसे क्या हुआ, आयन अंदर आए। जैसे आयन अंदर आए, डीपोलराइजेशन हुई। डीपोलराइजेशन की वजह से जो बाकी जितने भी यहाँ रिसेप्टर्स मौजूद थे वो एक्टिवेट हुए। उनकी एक्टिवेशन के बाद फिर क्या हुआ कि जो नर्व इम्पल्स है मतलब वो जनरेट हुई है, क्योंकि डिपोलराइजेशन के बाद जैसे ही मतलब उनके रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। रिसेप्टर इसका मतलब मोस्टली यही होता है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, इनकी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कि वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उनको मिली और उसके मुताबिक फिर मतलब जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो आगे ट्रांसफर हुई, क्योंकि डिपोलराइजेशन है। डिपोलराइजेशन के बाद क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, और वो एक्शन पोटेंशियल क्या होती है कि फिर जो ना फर्दर मूव करती है। ये था हमारा केमिकल सिनेप्सिस। केमिकल सिनेप्सिस में ये जो क्या है कि इस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और इसकी जो साइज़ है वो 50 नैनोमीटर होती है। और एक और बात बता दूं, न्यूरोट्रांसमीटर की 100 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। ठीक है, और उनमें से मतलब ये जो यहाँ हम बात कर रहे हैं वो है एसिटाइल कोलाइन या एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन की हम बात करते हैं। ठीक है, कि एसिटाइल कोलाइन थोड़ा सा रह गया, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्चुअली ये होता भी मसल्स के लिए। ठीक है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन यहाँ रिलीज़ हो गया। रिलीज़ होने के बाद आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। इसका क्या काम है फिर। ठीक है, अब ये 3 प्रोसीजर दिए हुए हैं हायर क्लासेस में, लेकिन आपकी क्लासेस में सिर्फ एक ही उसकी बात की हुई है, और मतलब इस मिलर एंड हार्ले जोलॉजी में वो ये है कि इसमें एसिटाइल, ठीक है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज कुछ ऐसे लिखा हुआ है, या मुझे पता भी नहीं है, भूल गया। ठीक है, ये इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज वो इंजाम होता है, वो आके इनको ईट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ से जितने भी एसिटाइल कोलिन है वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर ठीक है ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज ना हो तो ये कॉन्टीन्यूसली क्या करेगा, नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से उसमें मतलब मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ काज हो जाएंगे, और इस तरीके से वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका मतलब मोस्टली जो फ्लीज हैं उनको जो है ना पैराथियोन है, मेरे ख्याल से पैराथियोन केमिकल है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है। ठीक है, तो उसके ज़रिए जो फ्लीज वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको क्या किया जाता है, किल किया जाता है, और ये ज़्यादा मिकदार में ह्यूमन के लिए भी नुकसानदा होता है। ठीक है, तो अमेरिका वगैरह ऐसे कंट्री में इसको बैन कर दिया गया, लेकिन कुछ कंट्री यूज़ कर रही हैं। लेकिन लो डोज में जो है ना ये इतना ज़्यादा काजिटिव एजेंट नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा डिजीज़ काजेस नहीं करता। ठीक है, तो ये था आपका नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इधर चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़।